पीर कामिल। वो इस वीकेंड पर झील के किनारे बैठा हुआ था। उसकी तरह बहुत से लोग वहां फिर रहे थे। वो कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गया। बहुत लापरवाही से एक आइसक्रीम स्टिक खाते हुए वो इधर उधर नजरें दौड़ाने में मसरूफ था जब उसकी तवज्जो 3 साल के एक बच्चे ने अपनी तरफ मबजूल कर ली। वो बच्चा एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और उससे कुछ फासले पे सियाह हिजाब ओढ़े एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उस बच्चे को देख रही थी। वो वहां मौजूद बहुत से एशियन में से एक थी मगर हिजाब में मलबूस वाहिद लड़की थी। वो लाशऊरी तौर पर उसे देखे गया। वो बच्चा फुटबॉल को पांव से ठोकर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेंच की तरफ आ गया था। एक और ठोकर ने बाल को सीधा सालार की तरफ भेज दिया। किसी गैर इरादी अमल के तहत सालार ने उसी तरह बैठे बैठे अपने दाएं पांव में पहने हुए जॉगर की मदद से उस बॉल को रोका और फिर पांव हटाया नहीं बल्कि इसी तरह फुटबॉल पे ही रखा। मगर इस बार उसकी नज़र उस लड़की के बजाय उस बच्चे पे थी जो तेज रफ्तारी से उस बॉल के पीछे उसकी तरफ आया था। उसके बिल्कुल पास आ जाने के बजाय वो कुछ दूर रुक गया। शायद वो तवक्को कर रहा था कि सालार बॉल को उसकी तरफ लढ़ा देगा। मगर सालार उसी तरह फुटबॉल पे एक पांव रखे बाएं हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूर खड़ी उस लड़की को देखता रहा। शायद उसे तवक्को थी कि अब वो करीब आएगी। ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तक उसने फुटबॉल न छोड़ते देखकर वो लड़की कुछ हैरानी से आगे उसकी तरफ आई थी। ये फुटबॉल छोड़ दें, उसने करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। सालार चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसने फुटबॉल से अपना पांव उठाया और वहीं बैठे बैठे फुटबॉल को एक जोरदार किक लगाई। फुटबॉल उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरी। किक लगाने के बाद उसने इत्मीनान से उस लड़की को देखा। उसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था जबकि वो बच्चा एक बार फिर उस फुटबॉल की तरफ भागता हुआ जा रहा था जो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस लड़की ने ज़ेर लब उससे कुछ कहा और फिर वापस मुड़ गई। सालार उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुन या समझ नहीं सका मगर उसके सुर्ख चेहरे और तासुरात से ये वो अब अंदाजा बखूबी लगा सकता था कि वो कोई खुशगवार अल्फाज नहीं थे। उसे अपनी हरकत पे शर्मिंदगी भी हुई मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि उसने ये हरकत क्यों की। वो लड़की इमामा से मुशाबहत रखती थी। वो लंबे से सियाह कोट में सियाह हिजाब ओढ़े हुए थी, दराज कद और बहुत दुबली पतली थी, बिल्कुल इमामा की तरह। उसकी सफ़ेद रंगत और सियाह आंखें भी उसे इमामा जैसी ही महसूस हुई थी। इमामा बहुत लंबी चौड़ी चादर में खुद को छुपाए रखती थी। वो हिजाब नहीं लेती थी मगर इसके बावजूद उस लड़की को देखते हुए उसे इसका ख्याल आया था और लाशऊरी तौर पर उसने वो नहीं किया जो वो लड़की चाहती थी। शायद उसे किसी हद तक ये तस्कीन हुई थी कि उसने इमामा की बात नहीं मानी मगर वो इमामा नहीं थी। आखिर क्या हो रहा है मुझे इस तरह, तो उसने हैरान होते होते सोचा। वो जेब में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। सिगरेट की कश लेते हुए वो एक बार फिर उस लड़की को देखने लगा जो अपने बच्चे को फुटबॉल के साथ खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। सालार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था सालार उसे देख रहा था और उसके अलावा हर शे से बेनियाज नजर आ रहा था। उस रात वो काफ़ी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा, उसकी और जलाल अंसर के बारे में। उसे यकीन था अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे क्योंकि अपना निकाहनामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही उसके पास था। उसे इस सिलसिले में सालार की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये जानने के बावजूद कि जलाल अंसर उसके कहने पे भी इमामा से शादी पर तैयार नहीं हुआ था, उसे फिर भी न जाने क्यों ये यकीन था कि जलाल अंसर एक बार फिर इमामा के पास पहुंच जाने पर उसे इनकार नहीं कर सकेगा। उसके मिन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा उसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और इमामा का ख़ानदान मुल्क के ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक था। कोई अहमक ही होगा जो जलाल अंसर जैसी हैसियत रखते हुए इमामा को सोने की चिड़िया ना समझता हो, या फिर हो सकता है वो वाकई इमामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था, उसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे और पता नहीं किस तरह हाशिम मुबीन की आंखों में धूल झोंक कर छुपने में कामयाब हुए होंगे, या ये भी मुमकिन है कि हाशिम मुबीन ने अब तक उन्हें ढूंढ निकाला होगा। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, उसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झटका। फॉर गॉड सेक सालार दफा करो, उसे जाने दो, क्यों खामखा उसके पीछे पड़ गए हो। ये जानकर कि आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम मुबीन उस तक पहुंचे हैं या नहीं। उसने बेइख्तियार खुद को झटका मगर उसका तजस्सुस खत्म नहीं हुआ। वाकई मैंने यहाँ आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक उस तक पहुंचे या नहीं। उसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वीनस एडवर्ड है, वो लड़की उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली थी। वो उस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से एक किताब निकाल रहा था जब वो उसके करीब आई थी। सालार सिकंदर, उसने वीनस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं, वीनस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा।
सालार ने उसे यह नहीं कहा कि उसे भी तारीफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 के 50 लोगों को उनके नाम से जानता था और पहचानता था। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ब्रीफ बायोडेटा भी उस बगैर अटके किसी गलती के बता सकता था। जैसे वो उस वक्त वीनस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी। वहाँ वो साल एक हैवरेज कंपनी में काम करती रहती थी। उसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और अब दूसरी डिग्री के लिए वहाँ आई थी, और वो इससे कम अज़ कम 6 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कद कामत से सालार उससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो इस वक्त अपने बेच में सबसे कम उम्र था। अपने बेच में सिर्फ वो वही था जो किसी किस्म के जॉब किए बगैर सीधा एमबीए के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं नहीं कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था, मगर इस वक्त वीनस को यह सब बताना उसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कॉफ़ी की दावत दूं, तो वीनस ने अपना तारफ़ करवाने के बाद कहा, तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। वो इसकी बात पर हंसी। फिर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। साला ने कंधे उचकाए और किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आध घंटे तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वीनस के साथ उसकी शनासाई का आगाज था। सालार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लेता था। इस बार मजीद आसानी ये थी कि पहल वीनस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद उसने एक रात वीनस को अपने फ्लैट में रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था, और वीनस ने किसी तामुल के बगैर उसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत सी जगहों पर घूमते फिरते थे। सालार के फ्लैट पर उनकी वापसी लेट नाइट होती थी। वो किचन में अपने और उसके लिए ग्लास तैयार करने लगा, जबकि वीनस बेतकल्लुफी से इधर उधर फिरते हुए उसके अपार्टमेंट का जायजा ले रही थी। फिर वो उसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हौले खासा खराब होगा, मगर तुमने तो हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतमाम खास मेरे लिए किया गया है? सालार ने एक गिलास उसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करीने और तरीके से। उसने घोंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वो वीनस के करीब चला आया। उसने उनके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। वीनस मुस्कुरा दी। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब किया और फिर यकदम साकत हो गए। उसकी नजरें वीनस की गर्दन की जंजीर में झूलते उस मोती पे पड़ी थी जिसे आज उसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वीनस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। उसने एक दो बार उसके खुले कॉलर से नजर आने वाली उस जंजीर को देखा था, मगर इस जंजीर में लटका हुआ वह मोती आज पहली बार उसकी नजरों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वीनस इस गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो उस शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुए थी जिसे उसने सालार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती उसे कहीं और, कहीं बहुत पीछे किसी और के पास ले गया था। मसख करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई, कलाई से कोहनी तक का सफर। उंगलियां, उंगलियों से पेशानी, पेशानी से सफेद चादर के नीचे सियाह बालों पर फिसलते हुए हाथ। इमामा की गर्दन के गिर्द मौजूद जंजीर तंग थी। उसमें लटकने वाला मोती उसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो उसे देख ना पाता। उस रात वो बहुत तंग गले की टी शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। उस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मफलूज हो गया। वो उसे किस वक्त याद आई थी? उसने मोती से नजरें चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात खराब करना नहीं चाहता था। उसने वीनस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो उससे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज ने उसे एक चाबुक मारा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वीनस के वजूद से अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वीनस हक्का बक्का उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा। सालार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली किया। वीनस उसके जवाब न देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। वीनस में उसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता था उसे ऐसा क्यों हुआ। उसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में उसके साथ डांस कर रहा था और वो उसके साथ बेहद खुश था, और अब चंद मिनटों में सालार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास धोने लगा। वीनस दूसरा गिलास लेकर उसके पास आई। सालार ने उससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे उसके बिल्कुल पास खड़ी उसे देखती रही। सालार को उसकी नजरों से झुंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ग्लास को शेल्फ पर रखते हुए उसने वीनस से कहा। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो बिलवास्ता तौर पर उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। वीनस के चेहरे का रंग बदल गया। सालार का रवैया बेहद तौहीनामेज था। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का दरवाजा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफा पर बैठ गया।
وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی، دونوں کے گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکنڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے یہ ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر اس عورت سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی جو اسے کسی بھی طرح سے امامہ کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کی اس رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ییل میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔